हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप मेरे से पढ़ने वाले हो। दोनों ही अपना बेस्ट देंगे। आप समझने में बेस्ट देना, मैं समझाने में बेस्ट देने वाली हूँ। जो भी 11th में हुआ, जितना भी आपने स्कोर करा, सबको भूल जाओ। 12th में एक न्यू माइंडसेट से शुरुआत करिए कि हाँ, अब मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगा। हाँ, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा एंड आई विल डू इट एंड आई विल स्कोर वेरी वेल इन 12th बोर्ड्स। बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी मत पैनिक करिए, सब बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। क्या पार्ट है, कौन सा चैप्टर है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, हर चीज एक संग नहीं हिट होगी, एक संग नहीं समझ में आएगी, एक ही बारी में नहीं समझ में आएगी। इट विल टेक टाइम, इसलिए पैनिक मत होना कि नहीं समझ में आ रहा है, 12 डिफिकल्ट है। नहीं है, सब समझ में आएगा। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे, सब कुछ क्लिक होने वाला है। बस खुद पे ट्रस्ट रखना और थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जो वर्ड मैक्रो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव्ड है, जिसका क्या मतलब होता है? लार्ज। तो जब भी हम इकोनॉमी को ऑन ए लार्ज स्केल पढ़ते हैं, एज अ होल पढ़ते हैं, एक बड़े स्केल में पढ़ते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स large. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates. Aggregates मतलब एक ग्रुप में पढ़ना, कंबाइनली पढ़ना किसी भी चीज को। तो हम किसका बिहेवियर देखते हैं? एग्रीगेट्स का, इंडिविजुअल्स का नहीं देखते हैं। डिफरेंस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी ना, वो किसका बिहेवियर पढ़ती थी? इंडिविजुअल यूनिट्स का। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका बिहेवियर पढ़ने वाले हैं? एग्रीगेट्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. On the other hand, macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. टूल्स क्या थे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय? डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था ना हमने, वैसे ही यहां पर हम दो मेन टूल्स कौन से पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस को डिटरमाइन करना। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती थी, वहीं पे प्राइस फिक्स्ड होता था ना। वैसे यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। कैसे डिटरमाइन करेगा वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल? देखो, क्या एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है? जी हाँ। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी। अगर टोटल डिमांड बढ़ेगी तो क्या टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा? और अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या इनकम भी बढ़ेगी? तो लेवल डिटरमाइन हो रहा है ना, तो इसी को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना बोलते हैं। बेसिक अजम्पशन क्या लेते थे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय? हम ये अज्यूम करते थे जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स मतलब, वो तो हम बाद में जानेंगे, पहले वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो टाइम के साथ साथ बदलते रहता है, दैट कैन चेंज, एनीथिंग दैट कैन चेंज इज वेरिएबल। वेरिएबल का एग्जाम्पल जैसे प्राइस। प्राइस क्या समय के साथ साथ बदलते रहता है? जी हाँ। वेरिएबल्स का एक और एग्जाम्पल इनकम। क्या इनकम आपके मम्मी पापा की, अगर वो कुछ भी बिजनेस कर रहे होंगे, क्या इनकम उनकी फिक्स्ड है बहुत सारे सालों से? नहीं, वो चेंज होती रहती है। साल में कभी चेंज हो जाएगी, या क्वार्टर में चेंज हो जाती है, या महीने में चेंज हो जाती है, बट वो चेंज होते रहती है। तो इनकम क्या एक वेरिएबल है? जी हाँ। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। मैक्रो वेरिएबल्स का एग्जांपल इनकम। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने इनकम को कांस्टेंट रखा था। वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को
कांस्टेंट रखेंगे। माइक्रो वेरिएबल्स का एग्जांपल जैसे प्राइस, तो हम प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट रखने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या एग्जाम्पल होंगे? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी इकोनॉमी में दो मेन सेक्टर होते हैं। कितने मेन सेक्टर होते हैं? दो। हमारे सिलेबस में भी यही दो सेक्टर हैं। कौन कौन से? एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। हाउस होल्ड कौन होता है? कंज्यूमर। और फर्म्स क्या होती है? हमारी प्रोड्यूसर। ठीक है। फर्म्स क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। पर क्या वो बिना रिसोर्सेज के गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। रिसोर्सेज जैसे क्या क्या? लैंड, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल। बिना पैसे के क्या प्रोडक्शन शुरू कर सकती है? नहीं। ये सब रिसोर्सेज उन्हें देता कौन है? हाउस होल्ड्स। कौन कौन से रिसोर्सेज देता है? लैंड देता है, लेबर देता है, एम्प्लॉय देता है, कैपिटल देता है। क्या फ्री में दे देगा वो सब? नहीं। उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती हैं? पैसा देती हैं। लैंड के बदले में क्या देती हैं? रेंट देती हैं। लेबर और एम्प्लॉय के बदले में क्या देती हैं? वेजेस एंड सैलरी देती हैं। एंड कैपिटल के बदले में क्या देती हैं? ब्याज, इंटरेस्ट देती हैं। समझ में आया? हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज देता है और बदले में फर्म्स उनको उसके बदले में पैसा देती हैं। अब जैसे ही हाउस होल्ड के पास ये पैसा आ जाता है, क्या वो भूखा रहेगा? उस पैसे को इकट्ठा करके क्या वो भूखा रहेगा? नहीं। वो क्या करता है? उस पैसे को खर्च कर देता है। किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में। किसमें खर्च कर देता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। क्या कर देता है? पैसे को स्पेंड कर देता है। किसमें? गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने में खर्च कर देता है। जब ये पैसा खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में, तो क्या ये वापस पैसा फर्म्स के पास आ जाएगा? क्योंकि वही तो प्रोड्यूस करी थी, उसी को तो पैसा देगा। जब फर्म से जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो फर्म्स को ही तो वापस पैसा दे देगा। तो क्या ये पैसा वापस आ गया फर्म्स के पास? क्या ये एक सर्कुलर फ्लो में घूम रहा है? फर्म हाउस होल्ड को दे रही है उसके सर्विसेज के बदले में, हाउस होल्ड वापस फर्म्स को दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउस होल्ड में हम मेरा एग्जाम्पल लेते हैं तनिष्का जी का, ठीक है। एंड फर्म में हम आपकी एंड जेंजीज की फेवरेट ब्रांड जूडियो का एग्जाम्पल लेते हैं। जूडियो, ठीक है। तनिष्का ने जूडियो को एम्प्लॉयमेंट की सर्विस दी। जूडियो ने बदले में उसको सैलरी दी। कितने की सैलरी दी? पूरे 15,000 रुपए की सैलरी दी। अब तनिष्का के पास जैसी ये सैलरी आई, उसने क्या करा? जूडियो से बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। कितने रुपए के? पूरे 15,000 रुपए के। तो जो भी उसको सैलरी मिली थी उसने वापस खर्च कर दी किसमें? क्लोथ्स खरीदने में। कितने के? 15,000 रुपए के। तो क्या वापस पैसा जूडियो के पास चले गया? वैसे ही अब जूडियो वापस मुझे सैलरी के फॉर्म में देगा, मैं वापस उसमें खर्च कर दूंगी। फिर वो मुझे सैलरी के फॉर्म में देगा, फिर मैं खर्च कर दूंगी। तो क्या ये सर्कुलर फॉर्म में घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है? क्या इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं? जी हाँ, इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। एक बार नोट से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू the continuous flow of income, production and expenditure among different sectors of the economy। अच्छे से समझते हैं। देखो,
इट शोज हाउ मनी एंड गुड्स कीप मूविंग इन अ साइकिल। क्या मनी घूमते जा रहा है? जी हाँ। क्या गुड्स एंड सर्विसेज घूमते जा रही है? जी हाँ। कैसे घूम रही है? देखो, देयर आर टू मेन सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। कैसे फ्लो काम कर रहा है? हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा है, ठीक है। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है? पेमेंट, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर जैसे ही हाउस होल्ड के पास वो पैसा आ रहा है, वो उसको स्पेंड कर दे रहा है। किस चीज में? गुड्स एंड सर्विसेज में। एंड फर्म्स को वो वापस पैसा रिसीव हो जा रहा है और वो फिर से प्रोडक्शन शुरू कर दे रही है। फिर से एक बार क्रिस्प में समझ लेते हैं। हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रहा है, फर्म्स हाउस होल्ड को सर्विसेज के बदले में पैसा दे रही है, एंड वही पैसे को हाउस होल्ड खर्च कर दे रहा है और वो पैसा घूम के वापस फर्म्स के पास आ जा रहा है एंड फर्म्स वापस प्रोडक्शन कर रही है, फिर उन्हें पैसा दे रही है, फिर वो घूम के आ जा रहा है। तो एक सर्कुलर फ्लो में घूमते ही जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब 3 मेन फेजेस आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा जनरेशन फेज। इसमें क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। कौन कर रहा है? फर्म्स कर रहा है। किसकी हेल्प से? सर्विसेज की हेल्प से, जो हम फर्म्स को दे रहे हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है? फर्म्स हमें पैसा दे रहा है, फर्म्स हमें इनकम दे रहा है। फर्म्स हमें क्या दे रहा है? इनकम। किस फॉर्म में? रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर लास्ट फेज, डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है? जो हमें पैसा मिल रहा है हम उसको खर्च कर दे रहे हैं। In this phase, the income received by the factors of production. Factors of production मतलब land, labor, capital. ये factors of production क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन फेज। फिर से रिवाइज करेंगे, कौन से 3 फेज होता है? जनरेशन फेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है फर्म्स के थ्रू। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें फर्म्स हमें इनकम दे रही है, किसको? हाउस होल्ड्स को। एंड लास्ट इज डिस्पोजिशन फेज, जिसमें हाउस होल्ड पैसा खर्च कर दे रहा है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं? देखो, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रही हैं? फैक्टर सर्विसेज दे रही हैं। क्या दे रही हैं? फैक्टर सर्विसेज। कौन सी? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। बदले में फर्म्स उनको क्या दे रहा है? जब वो पैसे खर्च कर दे रही हैं, बदले में क्या दे रहा है उनको? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है, एंड फर्म्स क्या दे रही है? उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। क्या यहाँ पर कहीं पे भी मनी लिखा हुआ है? क्या यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है? नहीं। यहाँ पर किस चीज का फ्लो हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जहां पर पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। Real flow refers to the flow of goods and services and factors of production between households and firms. It is also known as physical flow. अगर physical flow लिख के आएगा तो उसका मतलब real flow ही होने वाला है। दोनों ही एक जैसे होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ exchange of goods and services होता है between the two sectors without the involvement of money. पैसा नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ क्या इन्वॉल्व है? गुड्स एंड सर्विसेज का ही इन्वॉल्वमेंट है। वहीं मनी फ्लो क्या होता है? देखो, जब हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रही हैं तो फर्म्स उसके बदले में क्या दे रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है ना, रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, और वही पैसे को वो खर्च करके वापस फर्म्स को दे रही है। क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने में, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का फ्लो हो रहा है? सिर्फ मनी का। क्या यहां पर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है कहीं पे भी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है? नहीं। यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज लिखा तो है, बट उसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसलिए लिख रखा है। क्या यहां पर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है? नहीं। यहां पर सिर्फ किसका फ्लो दिखाया गया है? पैसे का।
कि फर्म्स हाउस होल्ड्स को इनकम देती है एंड वही इनकम को स्पेंड करके वापस हाउस होल्ड को दे देता है। तो यहाँ पर किसका फ्लो है? सिर्फ मनी का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस फ्लो को क्या बोलने वाले हैं? मनी फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो। Money flow refers to the flow of income and expenditure between households and firms. It is also known as nominal flow. It involves an exchange of money between the two sectors. सिर्फ और सिर्फ पैसे का फ्लो दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे का एक्सचेंज दिखाया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। डिफरेंस क्या होता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में? रियल फ्लो किसका फ्लो दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो किसका फ्लो दिखाता है? सिर्फ मनी का। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। व्हाट? क्या इन्वॉल्व करता है मनी का एक्सचेंज? मनी फ्लो। एंड गुड्स एंड सर्विसेज का कौन इन्वॉल्व करता है? रियल फ्लो। रियल फ्लो में देखो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, यहाँ पर पैसा नहीं इन्वॉल्व होता। तो क्या बार्टर एक्सचेंज की डिफिकल्टी आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वहीं क्या मनी फ्लो में बार्टर एक्सचेंज की डिफिकल्टी आ सकती है? नहीं, क्योंकि वहां तो पैसा इन्वॉल्व है, बार्टर एक्सचेंज का कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो यहाँ पर रियल फ्लो में बार्टर एक्सचेंज की डिफिकल्टी आती है, बट मनी फ्लो में नो सच डिफिकल्टी। ऑल्टरनेटिव नेम हमने देख लिया। रियल फ्लो को हम फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं, एंड मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। अभी हमने कौन से दो मेन सेक्टर देखे थे? एक देखा था हाउस होल्ड और एक देखा था फर्म्स। बट एक्चुअली होते कितने? टोटल सेक्टर कितने होते हैं? 4। बट हमारे सिलेबस में कितने? सिर्फ 2। कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वैसे टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हमारा आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको हम फर्म्स भी बोलते हैं। यही 2 सिलेबस में है। फिर तीसरा कौन सा आता है? गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा कौन सा आता है? फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल्स आता है, फैमिलीज आती हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर में कौन आता है? फर्म्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, हाउस होल्ड को इनकम देती हैं और गुड्स को मार्केट में बेचती हैं। वहीं तीसरा सेक्टर कौन सा आता है? गवर्नमेंट, हमारी सरकार। सरकार क्या करती है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। जी हाँ। क्या वो टैक्सेस लेती है हमसे? बिल्कुल। एंड क्या पब्लिक गुड्स हमें देती है? पब्लिक गुड्स मतलब रोड्स देती है ना, डिफेंस की सर्विसेज देती है ना। तो ये सब कौन देता है? हमारी सरकार। ये कौन से सेक्टर में आता है? गवर्नमेंट सेक्टर में। वहीं आता है लास्ट हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में क्या इंक्लूडेड होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री को हटा के पूरी दुनिया फॉरेन सेक्टर में आ जाती है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है हमें? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज मिलती हैं। और कौन सी? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की सर्विस भी फॉरेन सेक्टर में ही हमें मिलती है। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। हम सिंपल इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा हाउस होल्ड और एक होता है हमारा फर्म्स। ठीक है। अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहीं पे फर्म्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज और उसको मार्केट में बेच देता है और हाउस होल्ड उसको खरीदते हैं। अब कुछ अजम्पशंस मानते हैं हम इन दोनों सेक्टर को पढ़ते समय। क्या क्या अजम्पशन है? 5 अजम्पशन है। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो 2 सेक्टर हैं, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और कोई भी फॉरेन सेक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर हैं। फिर दूसरा अजम्पशन क्या होता है कि हाउस होल्ड जो सेक्टर है ना, वो अपनी सारी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को देता है एंड फर्म्स सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की ही सर्विसेज को हायर करती है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड्स। तीसरा क्या आता है? तीसरा अजम्पशन ये है
कि जो भी फर्म्स प्रोड्यूस करता है वो सारा ही बेच देता है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड। पूरा आउटपुट जो भी आता है प्रोड्यूस करके वो सारा हाउसहोल्ड को बेच देता है। चौथा अजम्पशन क्या होता है कि जो भी इनकम हाउसहोल्ड कमाता है वो सारी इनकम को स्पेंड कर देता है किस चीज में? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में जो फर्म्स बना रहा है। हाउसहोल्ड रिसीव्स फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो सारा पैसा खर्च कर देगा तो क्या उसके पास सेविंग बचेगी? नहीं। तो इस इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती है। देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ना ही फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को सेव करता है, ना ही हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम को सेव करते हैं। सब बांट दिया जाता है, सब खर्च कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, स्टॉक एंड फ्लो। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस इससे आते हैं एंड बहुत सारे सब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ दे दिया जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करो ये स्टॉक है या फ्लो। देखो, स्टॉक एंड फ्लो दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स मतलब जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी कितना अवेलेबल है कोई भी चीज। जैसे स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, द स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31st जनवरी। एज ऑन 31st जनवरी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि 31st जनवरी को कितने गुड्स अवेलेबल हैं एक गोडाउन में। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है? 31 जनवरी को कितने गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है। स्टॉक वेरिएबल जो होता है ना, वो एक टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्या हमने ड्यूरेशन देखा? नहीं। हमने क्या देखा? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखा। जब ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो टाइम डायमेंशनल नहीं है। जब ड्यूरेशन इन्वॉल्व होगी तो वो टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। वहीं पे फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर एक पूरे ड्यूरेशन का पीरियड देखा जाता है, फिर वेरिएबल को मेजर करा जाता है। उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? फ्लो। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ। पूरे मंथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, पूरा पीरियड देखा गया। पीरियड कौन सा था? एक महीने के पीरियड में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो गए, वो क्या है? हमारा फ्लो। फ्लो क्या टाइम डायमेंशनल है? जी हाँ, क्योंकि इसमें पूरा टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। और एग्जाम्पल दो फ्लो के। जैसे मेरे बैंक अकाउंट में मुझे 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ पूरे एक महीने में। पूरा एक महीने का ड्यूरेशन मैंने बता रखा है कि पूरे एक महीने में मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। वहीं पे अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक कॉन्सेप्ट में कौन सा एग्जाम्पल आएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अभी है। बट अगर ट्रांजैक्शन की बात हुई है कि कितना पैसा रिसीव हुआ या पे हुआ है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्या फ्लो एंड स्टॉक म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं? जी हाँ, वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, वो देखते हैं। देखो, किसी भी फर्म में मशीनरी है, ठीक है, क्या वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जा रहा है। मैं बोलूँगी ना, मेरे फर्म में पूरी 10 मशीन है, तो क्या मैंने एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि हाँ 10 मशीनरी है आज के दिन में? वैसे ही अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि हमने साल भर में 1000 गुड्स या स्टॉक हमने प्रोड्यूस करे हैं। तो वो साल भर ओवर अ
पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। तो वो क्या एक फ्लो कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, मशीनरी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो क्या अगर मशीनरी बढ़ेंगी, अगर हमने मशीनरी ज़्यादा परचेज करी तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने ज़्यादा परचेज किया तो क्या प्रोडक्शन भी बढ़ेगा? क्या प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी? जी हाँ। तो क्या स्टॉक एंड फ्लो म्यूचुअली डिपेंडेंट है कि मशीनरी बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है? अगर वैसे ही वाइसे वर्सा देखा जाए, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या पैसा भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? एंड अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम क्या ज़्यादा मशीन ले सकते हैं? तो क्या स्टॉक एंड फ्लो म्यूचुअली डिपेंडेंट है? जी हाँ। Stock and flow are related and dependent on each other. Machinery in a factory is a stock concept. Production of goods is a flow concept. अगर ज़्यादा फैक्ट्री हो, फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर आएगा मशीनरी। अगर ज़्यादा मशीनरी होगी तो क्या ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? जी हाँ। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या हम ज़्यादा मशीनरी ले पाएंगे? बिल्कुल। अब हम डिफरेंस समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो में। स्टॉक क्या है? इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे ही फ्लो कंसेप्ट क्या है? इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या स्टॉक एक टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है? नहीं, क्योंकि वहां पर टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा जाता है, वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है, एक टिप देखी जाती है कि हाँ यहां पर इस समय क्या कितना चीज किस यूनिट में है या कितना अवेलेबल है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। वहीं पे फ्लो कैसे देखा जाता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने गुड्स अवेलेबल हैं या कितना प्रोडक्शन है पूरे एक पीरियड में। तो वो क्या टाइम डायमेंशनल है फ्लो? जी हाँ, इट हैज टाइम डायमेंशनल। स्टॉक क्या एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, जो चेंज नहीं होते रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। वहीं पे जो फ्लो है वो क्या डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जी वो समय के साथ साथ चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं स्टॉक के। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखी गई है पॉपुलेशन, तो क्या वो स्टॉक कंसेप्ट है? बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ कार्स, मारुति कार्स इन दिल्ली, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखी जाएंगे कि 1000 गाड़ियां चल रही हैं मारुति की इन दिल्ली। 1000 वो कैसे देखा गया, कब मेजर करा? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि आज के दिन में 1000 गाड़ियां चल रही हैं, तो आज का दिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। नेशनल वेल्थ, वेल्थ क्या होता है कि कितने एसेट्स होल्ड कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर मेरे आज की वेल्थ देखी जाए तो कैसे डिटरमाइन होगी कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं आज की तारीख में? तो आज की तारीख एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर फ्लो के एग्जाम्पल देखे जाएं तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2025, पूरा एक पीरियड देखा गया साल का, 2025 का पूरा पीरियड देखा गया, तो क्या ये फ्लो कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, क्योंकि कैसे मेजर हुआ है? ड्यूरिंग द पीरियड मेजर हुआ है। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी, पूरे महीने में कितनी मैन्युफैक्चर हुई, पूरा टाइम ड्यूरेशन देखा गया, तो ये क्या हो गया? एक फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल में कितनी इनकम आई सारे रेजिडेंट्स की, वो हमारी नेशनल इनकम होता है। तो पूरा साल एक टाइम ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। कुछ क्वेश्चंस है उनको समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है स्टॉक एंड फ्लो में, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इतनी जल्दी नहीं समझ में आता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट होता है। बट जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि ये स्टॉक है, ये फ्लो है, आपके दिमाग में वो बैठते जाएंगी चीज़ें। इंस्टेंट कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, इट टेक्स टाइम। ट्रस्ट योर सेल्फ, सब हो जाएगा। वेल्थ मैंने आपको बताया क्या होता है।
वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखी गई ना, तो ये क्या है, स्टॉक। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी पूरे महीने में देखा जाता है, पूरे टाइम ड्यूरेशन में देखा जाता है। जैसे आपके मम्मी पापा बोलते ना कि 1,000 रुपए दी थे, पूरे महीने में 1,000 रुपए खर्च कर दिए, पूरा महीना ड्यूरिंग अ पीरियड। तो ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ बर्ड्स कैसे देखे जाएंगे, ड्यूरिंग अ पीरियड देखे जाएंगे, ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम, इनकम भी क्या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम देखी जाती है, कि मैंने एक महीने में 10,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए की इनकम हुई, एक महीना पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, फ्लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ब्याज। क्या जब आप बैंक में जाते हो लोन लेने तो वो बोलते हैं ना कि 6% साल का ब्याज लगेगा, साल का, तो क्या ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। वाटर इन अ ओवरहेड टैंक, कितना पानी है एक टैंक में, इसमें कितना पानी है, क्या ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाएगा कि इसमें 1 लीटर पानी है अभी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होने वाला है। कैपिटल फॉर्मेशन, हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, जी हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, कि एक देश में कितना सप्लाई है पैसे का, तो क्या वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा कि अभी हमारे पूरे कंट्री में 1 करोड़ का मनी सप्लाई घूम रहा है अभी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इजी है, ये आप क्वेश्चंस के फॉर्म में करना, ये आप होमवर्क के फॉर्म में करना, और समझना कि ये आपको क्या क्लिक हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप फिर से रिवाइज करिए, हर चीज़ समझ में आएगी और धीरे धीरे समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।